हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अ नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट पार्ट 4 ड्रीम मास्टर को। ये नाइटमेयर सीरीज की चौथी फिल्म है और पिछले पार्ट यानी कि ड्रीम वॉरियर की कहानी को इस मूवी में कंटिन्यू किया जाएगा। ये पार्ट रिलीज किया गया था 1988 में, पिछले पार्ट से सिर्फ एक साल बाद ही, और इसकी IMDb रेटिंग 5.7 है। इस मूवी में पिछले पार्ट के कुछ कैरेक्टर्स रिटर्न करने वाले हैं, जैसे कि क्रिस्टन, किनकेड और जोई। मैंने इस सीरीज के पहले 3 पार्ट्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन वीडियोस को देख लें, जिससे आपको पार्ट 4 की कहानी समझने में आसानी होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं नाइटमेयर सीरीज के पार्ट 4 ड्रीम मास्टर को बिना कोई बुरा सपना देखे। और मूवी से जुड़े कुछ मजेदार फैक्ट्स को जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। मूवी की शुरुआत होती है क्रिस्टन और एक बच्ची को दिखाने से, जो कि एल्म स्ट्रीट हाउस की ड्राइंग बना रही थी। अचानक से यहाँ बारिश होने लगती है और रात हो जाती है और क्रिस्टन एल्म स्ट्रीट हाउस के सामने पहुंच जाती है, जहां उसे कुछ जंप रोप गर्ल्स भी दिखाई देती है, जो कि अपना फेवरेट सॉन्ग गा रही थी 1 2 फ्रेड इज कमिंग फॉर यू। क्रिस्टन उस घर के अंदर चली जाती है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाती और ये घर एक भूल भुलैया बन चुका था और एक तूफान उसे उड़ाकर एक बॉयलर रूम में पटक देता है। क्रिस्टन काफी डर जाती है, तो वो अपने दोस्त किनकेड और जोई को भी अपने सपने में बुला लेती है, लेकिन उन दोनों को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि क्रिस्टन बार बार बिना किसी कारण के उन्हें अपने सपने में बुला लेती है। वो दोनों उसे समझाते हैं कि फ्रेडी मर चुका है और लौटकर वापस नहीं आने वाला और तुम्हें हमें सपनों में खींचना बंद करना होगा। लेकिन क्रिस्टन ने किनकेड के डॉग को भी अपने सपने में गलती से बुला लिया था और वो क्रिस्टन के हाथ पर काट लेता है। इसके बाद इन सभी की नींद खुल जाती है और किनकेड के डॉग के मुंह पर खून लगा हुआ था और सपने में होने वाली इंजरी क्रिस्टन को रियल लाइफ में भी हो गई थी। मजे की बात यह है कि इस डॉग का नाम जेसन है। गजब बेइज्जती है। अगली सुबह क्रिस्टीन अपनी दोस्त एलिस को पिक करने उसके घर जाती है। एलिस का एक भाई भी होता है जिसका नाम रिक है और रिक क्रिस्टीन का बॉयफ्रेंड भी है। ये तीनों साथ में स्कूल पहुंचते हैं और अपनी एक और दोस्त डेबी से मिलते हैं, जिसे कॉकरोच से नफरत है। डेबी स्कूल के एक लड़के डेन को लाइन मारती रहती है और डेन को एलिस भी लाइक करती है, लेकिन इंट्रोवर्ट होने के कारण वो उससे बात करने से भी डरती है। यहाँ हम क्रिस्टीन की एक और नर्ड दोस्त को देखते हैं जिसका नाम शीला है और उसे एस्थमा की बीमारी है। किनकेड और जोई भी इसी स्कूल में पढ़ते हैं और एक साल पहले ही ये तीनों उस मेंटल हॉस्पिटल से बाहर निकले हैं। वो क्रिस्टीन से कहते हैं कि अब उसे अपनी ड्रीम पावर को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक साल पहले ही फ्रेडी को मार दिया था और अगर वो अपनी पावर्स यूज करती रही और फ्रेडी के ड्रीम वर्ल्ड में जाती रही तो हो सकता है कि फ्रेडी वापस जिंदा हो जाए। शाम को हम रिक को देखते हैं, जो कि अपनी कराटे और मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहा था। हमें ये भी पता चलता है कि एलिस और रिक के फादर शराबी और बदतमीज हैं और कभी इन दोनों से सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। अगले सीन में हम किनकेड को देखते हैं, जो अपने डॉग जेसन के साथ सो जाता है और एक पुराने से जंकयार्ड में पहुंच जाता है। ये वही जंकयार्ड है जहां फ्रेडी के कंकाल को दफनाया गया था पिछली मूवी में। किनकेड अपने डॉग को एक खड्डा खोदते हुए देखता है और फिर उस जगह की जमीन फटने लगती है और हम फ्रेडी के कंकाल को देखते हैं। फ्रेडी के सारे ऑर्गन्स आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं और फ्रेडी फिर से जिंदा हो जाता है। किनकेड बिना देर किए उसे कार से कुचल देता है, लेकिन फ्रेडी अपनी पावर से यहाँ की कार्स को पजेस करता है और किनकेड को एक बड़ी सी कार मेज के अंदर फंसा देता है। इसके बाद फ्रेडी अपने फिंगर नाइफ से किनकेड को स्टेप कर देता है, जिससे किनकेड असली दुनिया में भी मारा जाता है। अब बारी है दूसरे ड्रीम वॉरियर यानी कि जोई की, जो अभी भी ठरकी है और एक बिकिनी मॉडल के पोस्टर को देखते हुए सो जाता है और उसके सपने में वो मॉडल जोई के वाटर बेड के अंदर आ जाती है। अब इससे पहले जोई कुछ कर पाए, फ्रेडी उस वाटर बेड से बाहर निकलता है और कहता है और इतना कहकर वो जोई को उस पानी में डुबाकर मार देता है और पूरा पानी खून से लाल हो जाता है। असली दुनिया में जब जोई की मदर उसके रूम में आती है तो वो जोई की लाश उस वाटर बेड के अंदर पाती है। अब अगले दिन क्रिस्टन एलिस से मिलती है और दोनों अपने अपने ड्रीम्स और नाइटमेयर्स के बारे में बातें करती हैं। एलिस क्रिस्टीन को एक राइम के बारे में भी बताती है
जिसका नाम ड्रीम मास्टर राइम है, जिसका यूज कर वो अपने ड्रीम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन क्रिस्टीन को ये बात कुछ खास पल्ले नहीं पड़ती और वो दोनों अपनी क्लास में जाती हैं, जहां क्रिस्टीन को पता चलता है कि आज जोई और किनकेड दोनों ही गायब हैं और वो समझ जाती है कि उनके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है और वो इतना डर जाती है कि बेहोश हो जाती है। सपने में उसे फ्रेडी दिखाई देता है, लेकिन एक नर्स के जगाने पर वो होश में आ जाती है। इसके बाद क्रिस्टीन और रिक को पता चल जाता है कि जोई और किनकेड का मर्डर हो चुका है और वो एलिस को पुराने एल्म स्ट्रीट हाउस को दिखाने लेकर जाते हैं, जहां डेन भी इनके साथ आता है। रिक डेन को फ्रेडी की बैक स्टोरी के बारे में बताता है कि वो एक चाइल्ड किलर हुआ करता था और फिर टाउन के पेरेंट्स ने उसे जलाकर मार डाला और उनके बच्चों से बदला लेने के लिए फ्रेडी ड्रीम मॉन्स्टर बनकर वापस लौटा। इसके बाद क्रिस्टीन की मदर उसे यहाँ से वापस घर लेकर जाती है और डिनर के टाइम उसके खाने में नींद की गोलियां मिला देती है, जिससे वो चैन से सो सके। और गोलियों का असर होते ही क्रिस्टीन की नींद लग जाती है। क्रिस्टीन की आंख एक बीच पर खुलती है, जहां फ्रेडी के ग्लव्स पानी से तैरते हुए बाहर आते हैं और फ्रेडी धमाकेदार एंट्री मारता है। क्रिस्टीन उससे भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्विक सैंड में फंस जाती है और फ्रेडी उसके पास आकर उसे सैंड के अंदर धंसाने लगता है। सैंड से होते हुए क्रिस्टीन उसी एल्म स्ट्रीट हाउस में पहुंच जाती है। वो सीढ़ियों से नीचे जाती है और एक बॉयलर रूम में पहुंच जाती है, जहां फ्रेडी उसके सामने आता है और वो उसे अपने किसी दोस्त को बुलाने के लिए कहता है ताकि फ्रेडी उन्हें मार सके। क्रिस्टीन ना चाहते हुए भी एलिस को अपने सपने में बुला लेती है और तभी फ्रेडी क्रिस्टीन को फर्नेस वाली आग में डाल देता है, लेकिन मरने से पहले वो अपनी ड्रीम पावर एलिस को ट्रांसफर कर देती है और ऐसा होते ही एलिस की नींद खुल जाती है। वो अपने भाई रिक से कहती है कि क्रिस्टीन खतरे में है और वो दोनों उसके घर की तरफ दौड़ते हैं, जहां वो देखते हैं कि क्रिस्टीन के कमरे से लाइट आ रही थी। जब वो दोनों उस कमरे में जाते हैं तो उसमें चारों तरफ आग लगी हुई थी और जलने के कारण क्रिस्टीन की मौत हो चुकी थी और अब फ्रेडी ने बचे तीनों ड्रीम वॉरियर्स को मार डाला है। फ्यूनरल के बाद एलिस रिक को बताती है कि क्रिस्टीन की डेथ के बाद से वो कुछ अजीब महसूस कर रही है और उस ड्रीम में उसके साथ जरूर कुछ हुआ है, लेकिन रिक उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। अगले दिन एलिस स्कूल के बाथरूम में सिगरेट पीने जाती है और उसे रियलाइज होता है कि वो तो सिगरेट पीती ही नहीं है, बल्कि ये आदत तो क्रिस्टीन को थी। खैर, कुछ देर बाद एलिस क्लासरूम में टेस्ट के दौरान सो जाती है और गलती से वो शीला को भी अपने ड्रीम में खींच लेती है और प्रोफेसर फ्रेडी क्लास में आते हैं। फ्रेडी शीला के पास जाकर उसे जादू की पप्पी देता है और उसके अंदर की सारी हवा खींच लेता है। रियल लाइफ में शीला को अस्थमा अटैक आता है और सांस न आने के कारण शीला की भी मौत हो जाती है। स्कूल के बाद एलिस को रियलाइज होता है कि उसने गलती से शीला को अपने ड्रीम में बुला लिया था, जिससे वो मारी गई और डर के एलिस वहां से भाग जाती है। उसी शाम को डेन एलिस से मिलने डाइनर में आता है और पूछता है कि अगर ये सब सच है तो फ्रेडी अचानक से उसके पीछे क्यों पड़ा है। अब क्रिस्टीन के साथ वो सभी बच्चे मारे गए जिनके पेरेंट्स ने फ्रेडी को जलाया था और अब फ्रेडी को कोई चाहिए जो उसे नए बच्चे ला कर दे, जो कि एलिस है। खैर, अगले दिन स्कूल में एलिस अपनी बोरिंग क्लास में सो जाती है और उसका भाई रिक भी इसी समय टॉयलेट में सो जाता है और एलिस फिर से बिना अपनी मर्जी के रिक को नाइटमेयर में बुला लेती है। रिक को सपने में क्रिस्टीन दिखती है जो बुरी तरह जली हुई थी और फिर टॉयलेट रूम एक एलिवेटर में बदल जाता है क्योंकि रिक को एलिवेटर से डर लगता है। इसके बाद ये एलिवेटर तेजी से कराटे रूम में पहुंच जाता है, जहां पर रिक इनविजिबल फ्रेडी से फाइट करता है और फ्रेडी के फिंगर नाइफ ग्लव उड़ते हुए रिक में जा लगते हैं और रिक की भी मौत हो जाती है और हमें एक और फ्यूनरल सीन देखने को मिलता है। और अब एलिस के बस दो ही दोस्त जिंदा बचे थे, डेन और डेबी। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा। एलिस एक बात नोटिस करती है कि उसके मरे हुए दोस्तों के कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर आने लगे थे, जैसे वो क्रिस्टीन की तरह कॉन्फिडेंट हो गई थी, शीला की तरह स्मार्ट और अपने भाई रिक की तरह उसे कराटे आने लगे थे, जिसका मतलब है कि एलिस के अब जितने भी दोस्त मरेंगे उनका एक हिस्सा एलिस के अंदर आ जाएगा। रात को एलिस डेन से मिलने डाइनर पर जाती है, लेकिन जब वो उसे बाहर नहीं मिलता तो वो एक थिएटर में मूवी देखने चली जाती है, लेकिन वो मूवी अचानक से डरावनी होने लगती है और मूवी स्क्रीन एलिस को अपने अंदर खींच लेती है। असल में एलिस थिएटर में सो गई थी और सपने में उसे अपना ही एक ओल्ड वर्जन देखने को मिलता है।
फ्रेडी भी इस डाइनर में आता है और एक मीट बॉल पिज्जा ऑर्डर करता है जिसकी टॉपिंग्स थी इंसानों के सर। फ्रेडी एलिस से कहता है कि वो और लोगों को अपने ड्रीम में बुलाए जिन्हें मारकर फ्रेडी मजे कर सके, और एलिस एक बार फिर गलती से डेबी को इस सपने में खींच लेती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके बाद फ्रेडी एलिस को इस सपने से बाहर भगा देता है। एलिस जागने के बाद तुरंत डेन के पास जाती है और फिर दोनों साथ में डेबी के घर उसे बचाने निकल जाते हैं। इधर सपने में डेबी मजे से वर्कआउट कर रही थी और उसे पता भी नहीं चलता कि फ्रेडी उसके पास है। इधर एलिस डेबी के घर पहुंचती है और तुरंत डेन के पास जाती है और फिर वो दोनों साथ में डेबी को बचाने उसके घर निकल जाते हैं। असल में फ्रेडी ने एलिस को काइंड ऑफ टाइम लूप में फंसा दिया था जिससे वो डेबी को जगा ना पाए, और एलिस को चौथी बार में ये समझ आता है कि वो दोनों अभी तक सो रहे हैं और एक ही चीज को बार बार कर रहे थे। इधर फ्रेडी डेबी के दोनों हाथ तोड़ देता है और क्योंकि डेबी को कीड़ों से नफरत है तो वो खुद एक कॉकरोच में बदलने लगती है। कुछ देर बाद वो धीरे धीरे पूरी तरह से एक कॉकरोच बन जाती है जिसे फ्रेडी अपने हाथों से मसलकर मार देता है। इसके बाद फ्रेडी एलिस और डेन की गाड़ी के सामने आता है और एलिस उसे अपनी कार से ठोक देती है, जबकि रियल लाइफ में एलिस ने एक पेड़ को ठोक दिया था। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। इस एक्सीडेंट में डेन की हालत गंभीर हो जाती है और एलिस उसे हॉस्पिटल ले जाती है। एलिस को रियलाइज होता है कि क्योंकि अब डेन बेहोश है तो फ्रेडी उसे आसानी से मार सकता है, तो वो उससे लड़ने की तैयारी करने के लिए भाग जाती है। घर जाकर एलिस ढेर सारी स्लीपिंग पिल्स खा लेती है और अपने मरे हुए दोस्तों के कपड़े पहनकर फ्रेडी से लड़ने के लिए रेडी हो जाती है। इधर डेन ड्रीमलैंड में जागता है। मैं कहाँ हूँ बहन? तेरी सासू माँ के घर में गजनी की औलाद। जहाँ डॉक्टर फ्रेडी उसका इलाज करने की तैयारी में है। इसी समय एलिस भी इस सपने में एंटर कर जाती है और डेन को लेकर भागने लगती है। वो दोनों एक रंग बिरंगी टनल में एंटर करते हैं जिसे फ्रेडी रोटेट करने लगता है और दोनों एक कांच फोड़कर एक चर्च में जा गिरते हैं, लेकिन इन सब में एक कांच का टुकड़ा डेन के अंदर घुस जाता है और रियल लाइफ में भी उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। अब ये देख डॉक्टर उसे वापस होश में ले आते हैं जिससे वो ड्रीम वर्ल्ड से गायब हो जाता है और अब एलिस अकेली ही बची थी। एलिस अपने मरे हुए दोस्तों की पावर का इस्तेमाल करती है और फ्रेडी की धुलाई करने लगती है। वो फ्रेडी को बहुत ज्यादा पीटती है लेकिन फ्रेडी पर इसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसके बाद एलिस अपने पास से कोई ब्लास्टर जैसी चीज निकालती है जिससे फ्रेडी के शरीर में छेद हो जाता है, लेकिन फ्रेडी चुटकी बजाते ही अपने आप को हील कर लेता है। ड्रीम वर्ल्ड में फ्रेडी को किसी चीज का कोई असर नहीं होता। अब आखिर में एलिस की नजर कुछ जंप रोप गर्ल्स पर जाती है और उसे अपनी ड्रीम मास्टर वाली राइम याद आती है और एलिस उस राइम को पढ़ती है जिसकी आखिरी लाइन थी कि जब बुराई खुद को देखेगी तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और फिर एलिस एक बड़ा सा मिरर उठाकर फ्रेडी को अपनी शक्ल दिखाती है जिससे फ्रेडी पर बहुत ही बुरा असर होने लगता है और जितनी भी सोल्स को फ्रेडी ने अपनी बॉडी में कैद किया हुआ था वो सभी उसकी बॉडी से बाहर निकलने लगती है। हम उसकी बॉडी से ढेर सारे हाथ और सर को निकलते हुए देखते हैं और आखिर में वो सारी आत्माएं फ्रेडी के शरीर को छोड़कर हेवन या हेल में चली जाती हैं और रह जाता है तो बस फ्रेडी का स्वेटर और उसके फिंगर नाइफ ग्लव, और फ्रेडी एक और बार मारा जाता है। आखिरी के सीन में हम एलिस और डेन को साथ घूमते हुए देखते हैं। वो दोनों एक फाउंटेन के पास जाते हैं और डेन उसमें एक कॉइन डालता है और एलिस को पानी के रिफ्लेक्शन में फ्रेडी दिखाई देता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे तो ये पार्ट भी काफी पसंद आया है और खासकर इसके किल्स और इफेक्ट्स कमाल के थे। नाइटमेयर सीरीज की एक खास बात है कि वो अपने सीरीज के मेन कैरेक्टर्स को मारती ही जा रही है। पिछले पार्ट में नैन्सी को मार डाला और इस पार्ट में क्रिस्टीन को, जो कि एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। टॉमी तो 3 बार जेसन से भिड़ने के बाद भी जिंदा बच गया था। खैर, ये मूवी सीरीज की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी और इसका ये रिकॉर्ड सीधा फ्रेडी वर्सेस जेसन में टूटा है। इस मूवी का बजट $13 मिलियन था और इसने $50 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म की राइटिंग के समय राइटर्स की मुलाकात जेम्स कैमेरॉन से हुई थी, जो कि टाइटैनिक, एवतार और टर्मिनेटर जैसी मूवीज के राइटर हैं। उन्होंने इस मूवी के राइटर से पूछा कि फ्रेडी को तो तुम पिछले पार्ट में निपटा चुके हो, तो इस पार्ट में वो वापस कैसे आने वाला है।
जिस पर राइटर ने मजाक में कहा कि एक डॉग फ्रेडी की कब्र पर मूत देगा और फ्रेडी जिंदा हो जाएगा, और हमें सच में मूवी में यही दिखाया गया है। वेस क्रेवन से भी इस मूवी को डायरेक्ट और लिखने के लिए पूछा गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। रॉबर्ट इंग्लैंड की ये सीरीज की सबसे फेवरेट फिल्म है। इस मूवी में क्रिस्टन की एक्ट्रेस को बदल दिया गया है क्योंकि ओरिजिनल एक्ट्रेस शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट हो गई थी। इस मूवी में फ्रेडी की एक लाइन है, हाउ स्वीट फ्रेश मीट, जो कि फ्रेडी ने फ्रेडी वर्सेस जेसन में भी बोली है, लेकिन उसमें इस लाइन को थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, हाउ स्वीट डार्क मीट करके, जो कि थोड़ा सा रेसिस्ट है क्योंकि उस सीन में वो एक्ट्रेस ब्लैक थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस सीरीज के बाकी पार्ट्स को भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द इस सीरीज के अगले पार्ट द ड्रीम चाइल्ड के साथ।